बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। सर्वप्रथम पूरे विश्व को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपना शीश नवा करके उन्हें मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं नमन करता हूं। ग्राम गढ़ी फौजी में बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सभी मंचासीन अतिथिगण, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए आदरणीय सभी बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आपको मेरी तरफ से जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब के बारे में बहुत लोग पढ़ते हैं गूगल पे, मोबाइल पे, किताबों से, और जानकारी भी है। तो बाबा साहब पर बोलने से पहले बहुजन समाज में जन्मे उन महापुरुषों को भी मैं याद करूं जिनमें संत कबीरदास, गुरु रविदास, ईवी रामास्वामी पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव जी, राम स्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी से लेकर के तमाम जो महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए, मानवर काशीराम तक, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। ये मैंने नाम इसलिए लिए कि जितने ये महापुरुष हुए, इन सब महापुरुषों ने जो आज का आधुनिक भारत है, इसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। 2000 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध द्वारा शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया गया। 700-800 साल पूर्व कबीरदास द्वारा पाखंड पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया। संत रविदास जी द्वारा भी अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया गया। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी। ईवी रामास्वामी पेरियार ने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वो जंग आज भी जारी है। ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर हमें सुधारने का काम किया। बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस मानवर काशीराम जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों और दोस्तों, बाबा साहब का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा। चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे उनकी नौकरी का सवाल हो, बाबा साहब का समय समय पर बहुत उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, और उस अन्याय और अत्याचार का कारण इस देश में लागू जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के कारण बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ। जो वर्ण व्यवस्था लागू है हमारे देश में, इसने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। बाबा साहब के साथ जब अन्याय अत्याचार हो रहा था,
बात बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बाद में करेंगे, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। बाबा साहब के साथ जब अन्याय हो रहा था, पढ़ाई लिखाई में स्कूल के बाहर बैठाना, पानी नहीं पिलाना, बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि नो प्योन नो वाटर, अगर चपरासी नहीं है तो पानी भी नहीं है। इन सब बातों से बाबा परेशान हो गए और उन्होंने अपने पिताजी से और माताजी से ये कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरे साथ रोज दिक्कत होती है, रोज मुझे अपमानित किया जाता है। तो उन्होंने माता और पिता ने उनको समझाया, और जब बाबा साहब कक्षा 9 में पहुंच गए तो बाबा साहब ने अपनी माता जी से एक बात कही, जरा गौर से सुनना। उन्होंने कहा कि माता जी, आपने सही कहा कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो छुआछूत हुआ है, मुझे जो अन्याय हुआ है, एक दिन में ऐसी किताब लेकर के जाऊंगा, इस देश में कोई न ऊंचा होगा, न कोई नीचा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा। बाबा साहब ने ये बात कक्षा 9 में ही कह दी थी। इतने योग्य थे। तमाम वक्ताओं ने बताया कि 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं, 4 विषय में पीएचडी। अब बाबा साहब ने तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? एक बात बहुत जोर से चलती है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। बस ये कहने की बात रह गई है, वरना शिक्षा की तरफ आज बहुजनों का कोई ध्यान नहीं है। जो बाबा साहब ने कहा, इसलिए कहा कि अगर जिस परिवार में शिक्षा प्रवेश कर जाती है, उस परिवार में भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो बाबा साहब ने कहा कि बच्चों को शिक्षा दिलाइए, चाहे आपके घर में खाना न हो, एक समय पर खाना खा लो, पैरों में जूते न हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन आज मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि है, लेकिन 1% और 2% है। लेकिन बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित और वंचित समाज में समानता लाने के लिए और शिक्षित करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन अभी दलित और पिछड़े समाज के लोग सोए हुए हैं। दलित फिर भी कुछ थोड़े थोड़े जाग रहे हैं, लेकिन हमारा पिछड़ा समाज तो अभी बिल्कुल सोया हुआ है। चूंकि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। लोग कहते हैं, मैं जब बाबा साहब से जुड़ा हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बाबा साहब के चक्कर में कहां पड़ गए। मैंने कहा क्यों? कि बाबा साहब तो दलितों के नेता हैं, वो तो दलितों के नेता थे। अरे बैकवर्ड के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, बाबा साहब जितना दलितों के नेता हैं, उससे ज्यादा पिछड़े के और महिलाओं के नेता हैं बाबा साहब। बाबा साहब के बारे में कोई राय बनाने से पहले बाबा साहब को पढ़ लो, तब बाबा साहब के बारे में कुछ कहना। पिछड़े वर्ग के लोगों, जो संविधान में तुम्हें अधिकार दिया है बाबा साहब ने, जो तुम्हें 27% आरक्षण देने का काम किया है, वो बाबा साहब की देन है और किसी की देन नहीं है, याद रखना। ये बाबा साहब ने संविधान जब लिखा और संविधान जब कमेटी को प्रेषित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो बाबा साहब ने एक शंका भी जाहिर कर दी थी। और बाबा साहब ने कहा कि संविधान तो मैंने अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो ये संविधान बहुत अच्छा होगा, और इस संविधान को मानने वाले लोग, लागू करने वाले लोग अगर खराब होंगे तो ये केवल एक कागज का पुलिंदा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाबा साहब की बातें आज बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। बाबा साहब ने तो उसमें आर्टिकल लिखे। बाबा साहब ने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले की जितनी भी रूढ़वादिता है, वो जितनी गलत प्रथाएं हैं, कुप्रथा, उन सबको शून्य माना जाए। ये आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। धर्म, मूलवंश, जाति, स्थान के बारे में कोई आदमी ऊंचा और नीचा नहीं माना जाएगा, सब समान माने जाएंगे, आर्टिकल 14 कहता है। 15 और 16 में
दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज की हालत क्या है? क्या आर्टिकल 13 लागू हुआ है? आज वही कोई प्रथाएं चल रही है, वही विसंगतियां चल रही है, वही अंधविश्वास चल रहा है, लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और आर्टिकल 14, 15, 16 जो पिछड़े और दलित के लोगों के लिखा गया है, कहाँ है समानता? जैसा कि बाबा साहब ने कहा, कल संविधान को लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो एक कागज का टुकड़ा होगा। आज कहाँ है समानता? आज घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो रही है, आज मूछ रखने पर हत्या हो रही है। अगर दलित का बेटा मटका छू ले तो उसका हाथ काट देंगे, अगर दलित की महिला स्कूल में खाना बनाएगी तो उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आज कहाँ है समानता? बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की, संविधान को कुचलने की आज बात चल रही है आजकल, संविधान को बदलने की बात चल रही है आजकल। और संविधान वो किताब है जो औरों के लिए होगी सो होगी किताब, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान। संविधान नहीं था उससे पहले की याद कर लो, जब संविधान नहीं था तो इंसान नहीं था, इंसान नहीं था। और खास करके महिला इस बात को गौर करके सुन ले, संविधान से पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको तमाम बंदिशों से गुजरना पड़ता था। संविधान से पहले तो आगे हाड़ी और पीछे झाड़ू लेकर के चलना पड़ता था, ये भी याद कर लो। ये संविधान की ताकत है जो आज आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। आज संविधान को बदलने के लिए तैयारी हो रही है। आज बात हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कौन किस धर्म को मानेगा, कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किस पर फूल चढ़ाएगा, ये भी संविधान ने अधिकार दिया है कि कौन किसी धर्म में पूजा कर सकता है। लेकिन आज बात हो रही है हिंदू धर्म बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र बनने से दलित और पिछड़ों को क्या मिलने वाला है? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो समझ लेना जाति खत्म हो जाएगी, और जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि आरक्षण जो मिला है वो पिछड़े और दलितों को जाति के आधार पर मिला है। बाबा साहब ने 1946 में ही शंका जाहिर कर दी थी कि किसी भी सूरत में ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश के लिए अभिशाप होगा, इसलिए किसी भी सूरत में ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा था। आज समय समय पर दलित और पिछड़ों के नौजवानों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। जब बात आएगी मुसलमानों से लड़ने की तो हिंदू बन जाओ, और जब बात आएगी अधिकार की, हक की, तो कह देंगे कि तुम दलित हो और तुम पिछड़े वर्ग के लोग हो। इसलिए ध्यान करके सुन लो, जो लोग चाकू तेज करने की बात करते हैं, देखते रहते हो ना वीडियो, कुछ लोग कहते हैं कि घर में चाकू तेज करके रखो। घर में चाकू तेज करके मत रखो, घर में कलम तेज करके रखो। कलम सब पर भारी पड़ जाएगी, ये बाबा साहब ने कहा है। मित्रों और दोस्तों, बात बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे मालूम है कभी और भी वक्ता है और भी यहाँ कार्यक्रम निर्धारित होना है। लेकिन आज हमें अपने हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़नी है। हमारे हक और अधिकार की चोरी हो रही है, हमारे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन आरक्षण को इतना कमजोर किया जा रहा है कि उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। हमें आरक्षण, दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है वो शिक्षा में और नौकरी में मिला है, और शिक्षा को इतना खराब कर दिया है कि आज शिक्षा गरीब मजदूर किसान का बेटा बेटी आज अच्छी शिक्षा ले नहीं सकते, इतनी महंगी शिक्षा कर दी है। तो अगर शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे तो शिक्षा में आरक्षण का होगा क्या? इसके अलावा फिर बात होती है नौकरी की, तो जब नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब निजीकरण में सारी चीज चली जाएगी, तो फिर वहां भी आरक्षण नहीं मिलेगा आपको। तो निजीकरण में तो आरक्षण होता नहीं है। इसलिए शिक्षा और आपकी नौकरी को खत्म करके ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। और हक और अधिकार की चोरी कैसे हो रही है?
एक उदाहरण देकर के बस अपनी बात को खत्म करेंगे, अगली बार आएंगे तो फिर बात होगी। हक और अधिकार की चोरी कैसे हो रही है बताओ? भैंस तो रहती होंगी लोगों के पास, तो भैंस के गले में एक वो बांध देते हैं घंटा, जिससे जब भैंस अपना करती है तो उसको जो है किसान को, मालिक को ये पता चलता रहता है कि इसके घंटा बजने से हमें ये पता चलती रहती है कि हमारी भैंस सुरक्षित है कि नहीं है। ये घंटा इसलिए बांधा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि चोर कितना चालाक है, जो हमारे हक अधिकार को छीन रहा है, उन्हीं चोरों की बात कर रहा हूं मैं। जो हमारे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रहा है, उसी चोरों की मैं बात कर रहा हूं। तो वो चोर, जो चालाक चोर होता है, वो कैसे चोरी करता है आपको पता नहीं चलेगा। वो चोरी ऐसे करता है कि भैंस खुलेगी गड़ी फौजी से, भैंस खोली गड़ी फौजी से, तो भैंस को तो ले जाएगा पूरब साइड में चोर, और एक चोर उसके घंटा को ले जाएगा पश्चिम साइड में। अब जब जगार होगी गड़ी फौजी में, तो घंटा तो पश्चिम साइड में बजेगा, और घड़ी फौजी में होगी जगार, मालिक जगेगा, उसके पड़ोसी जगेंगे। तो बताओ किस साइड में भागोगे भैंस ढूंढने के लिए आप? पश्चिम में, तो यहाँ इधर घंटा बज रहा है। और वो चोर क्या करेगा कि थोड़ी दूर जाकर के उस घंटा को वहां डाल देगा, और घूम करके वो पूरब में उसी चोर के पास पहुंच जाएगा जहां जो भैंस ले जा रहा है। तो भैंस तो चलेगी पूरब में, और गड़ी फौजी के लोगों को इधर क्या मिला? क्या मिला? घंटा। तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। जाति के नेता बना करके, जाति के नेता बना करके आपके वोटों की चोरी की जा रही है, आपके हक और अधिकार की चोरी की जा रही है। इसलिए आपको सावधान रहना है कि भैंस पूरब में जा रही है कि भैंस पश्चिम में जा रही है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि तर्कवादी बनो। बाबा साहब ने आर्टिकल 51 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की है, वैज्ञानिक चेतना की बात की है। ये पाखंड और अंधविश्वास से दूर हटके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमें आगे बढ़ना है, और इस समय हमें तर्क वितर्क करके इस समय हमें बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। आज नंबर तुम्हारा है, कल नंबर हमारा भी होगा। जुल्म के साए में, जुल्म के साए में लव खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? याद रखना। और अपने अपने हिस्से का हमने कोई ठेका नहीं ले लिया है, हम पे गारंटी नहीं है कि हम पूरे समाज को सुधार देंगे, लेकिन अपने अपने हिस्से का काम करते रहो। जितना जिसका हिस्सा है उस हिस्से का काम करते रहो। बस एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक वन में आग लगी थी, एक वन में आग लगी थी, और जब आग लग गई तो चिड़िया उड़ने लगी, भागने लगी, दौड़ने लगी। उसी में से एक चिड़िया पानी लाती थी और आग पर डालती थी। जब चिड़िया लगातार पानी ला रही, आग पर डाल रही, तो और जो चिड़िया इधर उधर भाग रही थी वो कह रहे थे कि तेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, मर जाएगी, तेरे पंख जल जाएंगे। तो चिड़िया का जवाब था शानदार, जरा सुनना। चिड़िया ने कहा कि सुनो, जब इस वन में लगी आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा जो नाम लिखा जाएगा वो भागने वालों में लिखा जाएगा, और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। याद रखना, अपने अपने हिस्से का काम करते रहो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ते रहो, ये पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहो। तमाम बाबा पर्चा बना बना करके तुम्हें लूट रहे हैं, इनसे बचो। और ये बाबा एक आगरा में आए थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। ये कौन सी रामायण में लिखा है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आरक्षण को समाप्त कर दो? ये बाबा भागवत में इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो। हमने तो किसी भागवत में सुना नहीं, किसी रामायण में कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये बाबा, ये छोड़े हुए बाबा हैं। इन बाबाओं से बचो और अपने बच्चों को शिक्षक बना करके और संविधान पढ़ा करके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इन बच्चों को तैयार करो। मैं इन माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि कपड़े सस्ते पहन लो, मकान के रंगाई पुताई कम कर लो, तीज त्योहार पे खर्चा कम कर लो, कथा भागवत में दान कम कर लो,
मंदिर मस्जिद में दान कम कर लो, तमाम खर्चे बचा करके अपने बच्चों को पढ़ा लो। बाबा साहब ने एक बात कही थी, जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ अगर विद्यालय की तरफ चली जाएगी तुम्हारे देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप ये संकल्प लें कि चाहे हमें जमीन बेचनी पड़े, चाहे प्लॉट बेचना पड़े, चाहे और शौक कम करने पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और पढ़ाई से क्या होगा? पढ़ाई से मिलता है सम्मान। सम्मान कैसे मिलेगा? अगर फौजी घड़ी का कोई व्यक्ति अगर जिलाधिकारी बन जाए, डीएम बन जाए, तो बताओ इस क्षेत्र का कोई आदमी, कोई अधिकारी फौजी घड़ी के किसी आदमी के साथ अन्याय कर सकता है? उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसे मालूम है कि फौजी घड़ी का फलाने सिंह का बेटा जिलाधिकारी है, एसएसपी है। एक व्यक्ति के बनने से पूरे समाज की तरक्की होती है, ये याद रखना। और बाबा साहब ने कहा था कि गरीब घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना ये उस बच्चे की वो नहीं है कि गरीब घर में पैदा हो सकता है, लेकिन जिंदगी भर गरीब होकर के मर रहा है ये उसकी गलती है। तो बाबा साहब ने कहा था कि गरीबी को मिटाने के लिए बस एक ही मंत्र है, एक ही फार्मूला है। बताओ कौन कौन गरीबी मिटाना चाहते हो? हाथ उठाना। महिला नहीं चाहती, सब हमारी माता बहना सब पैसे वाली है, सब गरीबी मिटाना चाहते हो ना? तो बाबा ने फार्मूला दिया था, उस फार्मूला को सुन लो, गरीबी मिट जाएगी। बाबा ने कहा था कि अपने बेटा और बेटी को उच्च शिक्षा दिला दो, गरीबी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, कावड़ लाना जरूरी है। कावड़ लाते हैं ना, अब तो डाक कावड़ भी आ रही है, कावड़ लाना जरूरी है। कथाओं में 1 कुंटल गेहूं और 500 रुपया देना जरूरी है। हम किसी धर्म की और किसी पूजा की मना नहीं कर रहे। आपको जो करना है वो करो। आप किसको भगवान मानती हैं, किसको देवी मानती हैं, ये आपका हेडेक है, आप करो पूजा। लेकिन बाबा साहब ने भी आपके लिए कुछ काम किया है। बाबा साहब की तस्वीरें नहीं मिलेंगी आपके घर में। और एक बात बहुत कटु कह दूं, गरीब फौजी में जरा बता देना कि संविधान की किताब कितनी है? किसके घर में संविधान की किताब है? जरा हाथ उठा दो, मंच पे बताओ। मंच पे किसी के पास संविधान की किताब है? इन पे निकली है, जयप्रकाश जी पे, और एक और है, कौन है? इन पे 2 किताबें निकली हैं संविधान की, 2। और होने वाले क्या है आज? क्या होने वाले अब ये घंटे बाद? रसिया। और रसिया कम से कम 40-50 हजार रुपए की टीम आई होगी, वो कैसे लेगी आपसे? और बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे फालतू खर्चों को रोक करके किताबें खरीद करके बांटनी है। और वही हमारे लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब के विरोध का काम कर रहे हैं। रसिया ये तो होते रहेंगे। रसिया तो जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि इस साल तो हुए सो हुए, अगले साल से रसिया वसिया बंद करो। बाबा साहब की किताबें लाओ, बाबा साहब का लिखित संविधान घर कर दो। यहाँ बट जाए तो दूसरे गांव में बांटो। पूरा सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। और रही बाबा साहब की विचारधारा की बात, बाबा की विचारधारा हर एक नहीं मान पाएगा। बाबा की विचारधारा बहुत कठिन है। क्यों? कि मुंह से तो कह देंगे जय भीम, मुंह से कह देंगे जय भीम, और जब हाथ उठाएंगे तो हाथ में मजा होगा कलावा। और बाबा साहब तो कहते थे ये कलावा तो गुलामी की निशानी है, कहते थे बाबा साहब। ये मंच पे मैं देख रहा हूं कमेटी में कि जय भीम का नारा जोर से लगा रहे हैं और हाथ में कलावा बना हुआ है। ये नहीं चलेगा। अगर बाबा साहब को सही मायने में मानते हो तो बाबा साहब की ज्यादा नहीं 50% बात है, मान लो। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 100% की बात है तो बाबा साहब का जो मान लेगा कोई आदमी, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन चूंकि बाबा साहब का बहुत कठिन रास्ता था, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बातें मानने लायक हो उन्हें मानिए और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने बच्चों को पढ़ा करके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा लोग एक होकर के बाबा साहब के रास्ते पर चलो।
तभी ये देश महान बनेगा, तभी बाबा साहब के सपनों का ये राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, वरना आज तुम पिटोगे, कल हम पिटेंगे, परसों कोई और पिटेगा। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय मंडल, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।